अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिट फर्म में ऑडिट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कैसे होता है। तो अब जो आपके सामने स्क्रीन जो नज़र आ रही है इसमें मैंने पहले आपको बता दूं ऑडिट का प्रोसीजर आपको पहले उसका आइडिया होना चाहिए। ऑडिट में पहले आपको इतना आइडिया तो होगा कि पूरी ऑडिट टीम होती है, वो क्लाइंट्स को विज़िट करती है और उस टीम में प्लानिंग जो है वो ऑलरेडी हुई होती है, किस बंदे को किस लेवल का हेड देना चाहिए। हेड मींस के जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता होंगे डिफरेंट हेड्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, कैश एंड बैंक हो गया, जो है रिसीवेबल्स हो गए, पेबल्स हो गए। इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस के अदर आइटम्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो सारे हो गए। तो ये डिफरेंट हेड्स हैं। तो हर एक टीम के मेंबर को एक डिफरेंट हेड एलोकेटेड किया जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटेंसीज एंड एक्सपीरियंस कि अगर मेंबर जो है वो जूनियर कोई है तो उसको कोई ऐसा हेड देते हैं, कोई ऐसा हेड एलोकेट होता है जो वो कर सके विद इन द टाइम पीरियड और उसमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी वगैरह ना हो। तो उस केसेस में जो है उसको हर टीम मेंबर को डिफरेंट हेड्स एलोकेट किए जाते हैं, जिन पे हर उस बंदे को ड्यूरिंग दी ऑडिट एग्जीक्यूशन वर्क करना होता है और उसमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो फाइंड करनी होती हैं। तो अभी जो आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है तो ये जो है एक रियल क्लाइंट का ही जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश एंड बैंक को मैंने पिक किया है। कैश एंड बैंक जो है वो बहुत इजी हेड है जो मोस्टली जूनियर लेवल के ऑडिट मेंबर को दिया जाता है, एलोकेट किया जाता है। तो इसमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, इसीलिए मैंने अपनी पहली वीडियो में इसको कैश एंड बैंक को पिक किया है। ड्यूरिंग जो है वो आगे फर्दर हम कम्प्लेक्स हेड को भी देखेंगे कि उसका हेड जो है ऑडिट कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैश एंड बैंक का ऑडिट हम कैसे करते हैं ऑडिट फॉर्म्स में। तो पहले हमारे पास ये जो है स्क्रीन जो आपको नज़र आ रही है ये एक्सेल शीट है हमारे पास। ये ब्लैक कलर डार्क मोड में मैंने किया हुआ, तो इससे जो है कंफ्यूज नहीं होना है इसको लेके। तो ये एक्सेल शीट ही है। इसमें नीचे आप जो देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास डिफरेंट फिर वर्कशीट्स हैं ये एक्सेल में, जो डिफरेंट नाम दिए हुए हैं हमने। तो कोई भी नेम आप दे सकते हैं इनको, वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा कि किस के मुताबिक जो है नाम देने होते हैं ये एक्सेल शीट्स को, डिफरेंट शीट्स को। तो जो आपके सामने शीट नज़र आ रही है ये पहले तो गाइडलाइंस हैं की शीट होती है कि हमने इस हेड पे काम क्या क्या करना है, ऑडिट वर्क क्या क्या करना है, कौन कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं और कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं। तो वो सारा इसमें डिटेल मेंशन है। एबीसी का प्राइवेट लिमिटेड हमारे पास कंपनी है। पहले इधर हमारे पास क्लाइंट नेम हम लिख लेते हैं, फिर हमारे पास है पीरियड एंड कि उसका जो है फाइनेंशियल पीरियड जो है वो कब तक है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि कैश एंड बैंक जो है वो बैलेंस शीट का आइटम है और बैलेंस शीट जो है वो फॉर द ईयर एंडेड ही होती हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है, लेकिन बैलेंस शीट जो है हम उसको, आपको आइडिया होगा कि उस पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट लिखते हैं कि उस डेट पे जो है कितनी है, तो वो फॉर द पीरियड नहीं होती। तो इसीलिए हमने इसमें पीरियड पूरा नहीं लिखा, ओनली जो है ये ईयर एंड हमने जो लिख दिया एज एड के 31 दिसंबर 2022।
आगे हमारे पास आ जाता है अकाउंट हेड कि हम ये कौन सा अकाउंट हेड को हम इस वर्कशीट में हम वर्क करेंगे उस पे, और किसका ऑडिट जो है वो आगे करेंगे। तो ये हमारे पास कैश एंड बैंक इधर हमारे पास आ जाएगा। सब्जेक्ट इसका जो है ये मतलब शीट जिस बारे में है तो वो सब्जेक्ट हम इधर लिख लेते हैं। ये जैसे गाइडलाइंस है तो इसीलिए हमने इसका आगे गाइडलाइंस लिख दिए हैं। ऊपर आप जो हैं ये प्रिपेयर्ड बाय अपना नाम लिख सकते हैं। जिन्होंने जिस ऑडिट टीम मेंबर ने कैश एंड बैंक पे काम किया होगा तो वो उसका नेम इधर आ जाएगा। उसके नीचे डेट आ जाएगी, किस किस डेट से इस पर काम शुरू हुआ था, ऑडिट वर्क जो है शुरू हुआ था। रिव्यूड बाय हमारे पास आ जाएगा। रिव्यू आपको जैसे आइडिया होगा, ऑडिट मैनेजर रिव्यू करते हैं। ऑडिट के बाद एग्जीक्यूशन, ऑडिट फील्ड वर्क के बाद ऑडिट मैनेजर रिव्यू करते हैं। वो भी मैं आपको अपनी अगली वीडियोस में बताऊंगा कि ऑडिट मैनेजर रिव्यू कैसे करते हैं, और डेट आ जाती है कि किस डेट पे रिव्यू हुआ है। तो नीचे गाइडलाइंस को जो हैं ये देख लेते हैं। उसमें लिखे हुए हैं कि ऑब्टेन कैश इन हैंड सर्टिफिकेट एट, और ये सारे के मतलब ये सारे प्रोसीजर्स हैं कि क्या क्या ऑडिट वर्क जो है हमने परफॉर्म करना है इस पर्टिकुलर क्लाइंट पर। ठीक है, तो ये मैं आपको वैसे भी आगे एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं सारी गाइडलाइंस को। ये आपने अपनी ऑडिट बुक्स में भी जो है ड्यूरिंग स्टडीज़ जो है आपने पढ़ा होगा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर उसमें कैश एंड बैंक के रिलेटेड जो भी है तो वो सारे यही हैं कि जो जो हमने ऑडिट वर्क परफॉर्म करने हैं। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे फिर हमारे पास आ जाती है लीड शीट। लीड शीट अभी ये होती है कि इसमें अगेन वो हर शीट पे आपने अपना ना ये दोनों चीज़ मस्ट होती हैं, प्रिपेयर्ड बाय एंड डेट रिव्यूड बाय, और ये हर शीट पर होती हैं। क्लाइंट नेम हर शीट पर होता है कि जैसे हमें पता लगता है। जैसे आगे अगर हम फिर इन शीट्स को प्रिंट करते हैं तो अगर क्लाइंट नेम ना लिखा हो तो वो मिसप्लेस हो जाता है और कन्फ्यूजन होगी। तो इसीलिए क्लाइंट नेम और ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से लेके ऊपर तक की सारी चीज़ें ये हर शीट पे आपने मस्ट लिखनी है। ठीक है, फिर हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में हम आगे लिख सकते हैं कि कंक्लूजन हमारे पास आ जाता है, उसमें हम लिख सकते हैं कि और इसमें मतलब कंक्लूड हमने क्या किया है कि वेदर दिस कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो एज़ पर IFRS ही हैं, एज़ पर पॉलिसीज़ लॉज ही हैं, कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। कोई भी अगर इशू रेज होते हैं तो कंक्लूजन में हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कर लेते हैं इसमें कोई इशू नहीं था तो इसका हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि कैश एंड बैंक जो है वो आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, कि उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम आगे ये लिख सकते हैं। आगे अब टाइम नहीं सेव करने के लिए मैं नहीं लिख रहा, तो आप हर शीट में हम ये लीड शीट में स्पेसिफिकली हमें ये भी लिखने होते हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर हेड और फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, और कोई इशू है तो वो हम इधर हाईलाइट कर सकते हैं। अब जो कैश एंड बैंक ये हमारे पास है तो ये जो अमाउंट है, ये जो फिगर है, ये हमने उठाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता होगा बैलेंस शीट में हमारे पास कैश एंड बैंक आता है, और ये अमाउंट और वो क्लाइंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं तो ये दोनों मैच होने चाहिए, क्योंकि हमने उसको कंप्लीटली वेरीफाई करना है। तो इसीलिए ये जो है कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैच होना चाहिए उनके साथ। इधर हम प्रायर पीरियड जो
कंपैरेटिव्स भी होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वहाँ से अमाउंट लेके हम यहाँ लिख सकते हैं एनालिटिकली देखने के लिए कि कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आया। तो जैसे इसमें डिक्रीज़ काफ़ी आया, तो ये हम फिर आगे फर्दर जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट। अपनी इसमें जो भी जो है रीज़न्स होती हैं सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के, तो वो हम इधर नीचे एनोटेशंस में अपने लिख सकते हैं। इसमें अभी जैसे हमने फर्स्ट कैशन बैंक से हमें आइडिया नहीं हो रहा कि ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ किस वजह से आया है, तो इसीलिए हमने आगे लिख दिया कि ब्रेकअप हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड इन नेक्स्ट वर्किंग शीट, कि आगे हमें जो है वो ब्रेकअप दिया हुआ है, तो वहाँ से थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं और वहाँ से सही इन्वेस्टिगेट हो सकता है कि ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है सिग्निफिकेंट वो किस रीज़न्स की वजह से आया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं अपने नेक्स्ट शीट पे। वहाँ पर सेम जो है वो ये हमारे पास एज ऑलवेज ऐसे ही रहेगा। आगे हम वर्क डन लिख सकते हैं अपने कि हमने क्या क्या प्रोसीजर जो हैं वो अप्लाई किए हैं। ओपनिंग बैलेंसेस हैव बीन रेज़्ड फ्रॉम ईयर प्रायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओपनिंग बैलेंस जैसे सेम ही ऑडिट फर्म ने अगर पिछले साल भी ऑडिट किया था, तो उसके लिए फिर हम जो है बस प्रायर पीरियड के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमने सिर्फ अमाउंट मैच करनी होती हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का ऑडिट तो वैसे भी हुआ था और हमारी ऑडिट फर्म ने किया था, तो उसको फिर फर्दर वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको हम सिर्फ ट्रेस कर लेते हैं प्रायर पीरियड के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। ठीक है। ब्रेकअप ऑफ कैश एंड बैंक हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, के इसमें जो है ब्रेकअप हमने प्रिपेयर किया है। प्रायर पीरियड वेरिएंसेस एनालिसिस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, के एनालिसिस जो है वो किस रीज़न्स की वजह से आया, वेरिएंस उसका वो जो है हमने प्रिपेयर किया है। रीज़नेबल जस्टिफिकेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, और हमने फिर उनसे मैनेजमेंट से रीज़नेबल जस्टिफिकेशन इसकी ऑब्टेन की है कि ये जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो आया है उसकी मेन रीज़न्स क्या क्या हैं, और वो अगर हमें रीज़नेबल नहीं लगती तो वो हमें फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जो है वो अप्लाई करने होते हैं। ठीक है। तो ये ब्रेकअप देख लेते हैं। ब्रेकअप ये लास्ट ही प्रीवियस शीट की ही कहीं ब्रेकअप है। जैसे आप अमाउंट देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ऊपर आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा, ये लिंक लगाए हैं मैंने अगली शीट से। यहाँ से जब हम कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो हमें लिंक पर ले आएगा जहाँ से हमने लिंक लगाया है। तो ये देख सकते हैं आप कि पेटी कैश हमारे पास इतना है इस क्लाइंट के पास, और क्रेडिट विद बैंक जो बैंक में हमारे पास पैसे हैं वो इतने हैं। इसको हम कैश एंड बैंक भी लिख सकते हैं, कैश विद बैंक या कैश एट बैंक, या सिर्फ बैंक भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है जो भी लिखना है, लेकिन होना वही चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही जैसे मैंने ये अमाउंट उठाई है, तो वहाँ पर जैसे क्रेडिट विद बैंक लिखा होगा, तो इसीलिए जो है इसको क्रेडिट विद बैंक मैंने इधर भी लिखा है। ठीक है। आगे हमारे पास प्रायर पीरियड के पेटी कैश हैं कि प्रायर पीरियड में हमारे पास पेटी कैश में कितने अमाउंट थी, कितने पैसे थे, और नीचे हमारे पास प्रायर पीरियड की बैंक में अमाउंट आ जाती है कि प्रायर पीरियड में 31 दिसंबर को, ये 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड है, इसको माइंड में रखना है। तो 31 दिसंबर पे 2022 में हमारे पास इतनी अमाउंट थी पेटी कैश, क्रेडिट विद बैंक कितनी थी, और 31 दिसंबर 2021 में पेटी कैश की अमाउंट इतनी थी एंड बैंक में अमाउंट इतनी थी। इसका हम वेरिएंस जो है वो फार्मूला के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, फार्मूला जो है मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो कितना इंक्रीज़ डिक्रीज़ आया है ये हमें यहाँ से पता लग जाता है। फिर अमाउंट देख के जो है वो ज़्यादा बेटर एनालिसिस नहीं हो सकता, तो इसीलिए परसेंटेजेस में भी आप फाइंड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये परसेंटेजेस हमने जो है वो कैलकुलेट की हुई हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। तो
इसमें जैसे हमारे पास 83% का डिक्रीज़ आया, तो इसके जो है हम उनसे पहले मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं कि ये डिक्रीज़ जो है क्यों आया है, इसकी रीज़न्स क्या है, और अगर वो रीज़नेबल लगती हैं तो ठीक है, नहीं रीज़नेबल लगती तो फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास 41% का डिक्रीज़ आया, तो इसके भी सेम प्रोसीजर ही करना है। तो आगे अभी फर्स्ट देख लेते हैं कि पेटी कैश जो है उसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे इसका भी आप देख सकते हैं ऊपर फार्मूला लिंक लगाया हुआ है हमने, तो यहाँ भी कंट्रोल प्लस ऑल्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास फार्मूला जो है लिंक पे चले जाएंगे। अब पेटी कैश को जो है वो हम इस तरह भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हर ऑडिट क्लाइंट के ईयर एंड पे ऑडिट फर्म जो है वो कैश काउंट करती हैं, तो उसी डेट पे जो है फिर कैश सर्टिफिकेट भी प्रिपेयर होता है। ऑडिट फर्म ही कैश सर्टिफिकेट देती हैं कि क्लाइंट को, और कैश काउंट की शीट होती है। तो उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ईयर एंड पे जैसे ऑडिट जो है वो तो ईयर एंड के बाद कंडक्ट होता है, लेकिन ईयर एंड पे हम टीम भेज देती है ऑडिट फॉर्म्स कैश काउंट के लिए, स्पेसिफिकली सिर्फ कैश काउंट करना होता है। उसमें फिर ऑडिट कुछ नहीं होता है, 1 या 2 दिन ही लगते हैं कैश काउंट में। तो कैश काउंट जो है हम वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि ईयर एंड पे जो है 31 दिसंबर 2022 पे हमारे पास जो है ये ऑडिट क्लाइंट के पास कितना जो है कैश पेटी कैश में और बैंक में टोटल कितना कैश था, वो हम काउंट शीट होती है, सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट जो है वो उसके साथ ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ कैश काउंट हमने ईयर एंड पे परफॉर्म किया था और उसमें इतना था, इसीलिए अभी भी इतना ही है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इन्होंने इतना ही लिखा, तो ठीक है, इसको वेरीफाई कर वहाँ से हो जाता है। बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑडिट क्लाइंट जो है वो पिछले साल ऑडिट जो है किसी और ऑडिट फर्म से कराया हो और इस साल जो है हमारे ऑडिट फर्म से अगर कराए और बीच में जो है उनके ईयर एंड भी आता है तो वो स्किप हो जाता है, उसमें ऑडिट क्लाइंट जो है वो किसी ऑडिट फर्म के साथ इंगेज नहीं होती। तो सम केसेस में जो हैं, बहुत ही रेयर केसेस में ऑडिट क्लाइंट जो है वो फिर कैश काउंट नहीं कराता। तो जब कैश काउंट ना कराए तो फिर उसमें हम फिर कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम तो 2-3 महीने बाद जो है वो ऑडिट कर रहे होते हैं किसी भी क्लाइंट का, और हमने अगर ईयर एंड का कैश वेरीफाई करना है तो उसको वेरीफाई करने के लिए फिर हम ये करते हैं कि रोल बैक प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। फिर हम जिस दिन हम जाते हैं ऑडिट क्लाइंट पर उसी दिन हम कैश काउंट करते हैं, उसी दिन। अब ये जो शीट है इसमें रोल बैक प्रोसीजर ही हमने अप्लाई किया हुआ है, रोल बैक प्रोसीजर। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे हमारे पास 31 दिसंबर जो है ईयर एंड था, और इधर हमने कैश इन हैंड जो है पेटी कैश वो हमने काउंट किए हैं 8 फरवरी 2023 पर। इसके सामने एज पर कैश काउंट भी लिखा है। 2023 पर इनके पास कैश था 8698 की अमाउंट थी, ठीक है। तो उस अमाउंट को हम लेते हैं और उसमें क्योंकि क्लाइंट जो है वो डेली का जो है रिसीट और एक्सपेंडिचर वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो उससे हम ले लेते हैं ये रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का डेटा कि आपकी जो रिसीट्स हुई हैं इस पीरियड के बीच में 8 फरवरी 2023 और 31 दिसंबर 2022 बीच में 1 मंथ का गैप है, तो उससे क्लाइंट से हम 1 मंथ का डेटा ले लेते हैं कि आपकी रिसीट्स कितनी थी और एक्सपेंस टोटल कितने थे। तो ये हमारे पास रिसीट्स आ गए कि रिसीट्स क्लाइंट को जो हुए थे 2 जनवरी को इतनी अमाउंट हुई थी, 31 जनवरी को इतनी अमाउंट हुई थी। और ये जैसे पेटी कैश है
जैसे अभी हम पेटी कैश को वो कर रहे हैं तो इसकी तो बैंक ट्रेसिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कैश रजिस्टर होता है जो क्लाइंट मेंटेन करता है, हर ऑडिट क्लाइंट, हर कंपनी मेंटेन करती हैं, और उसके थ्रू हम जो हैं इसकी ट्रेसिंग कर सकते हैं। अगर ये बैंक में हमारे पास अमाउंट होती तो फिर हम इसको बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस कर सकते थे इस अमाउंट को, कि वेदर ये अमाउंट हम कंपनी को रिसीव हुई है या नहीं। ठीक है, तो इसको हमने कैश रजिस्टर के साथ ट्रेसिंग की है। ये हम कॉलम जो है उसके लिए बना लेते हैं कि कैश रजिस्टर के साथ ट्रेसिंग की है, और यहाँ पर टिक कर लेते हैं कि इसकी हमने जो है ट्रेसिंग कर ली है। ठीक है, इसी तरह 31 जनवरी 2023 को अमाउंट इतनी रिसीव हुई है, उसकी भी हमने ट्रेसिंग कर ली है। टोटल जो है इतनी अमाउंट रिसीव हुई है। फिर हम देख लेते हैं डिस्बर्समेंट की जो है ये डेटा देख लेते हैं कि डिस्बर्समेंट कितनी हुई है, मतलब एक्सपेंडिचर्स पेमेंट्स जो हैं वो कितनी हुई हैं। तो ये हमारे पास सारी पेमेंट्स आ गई हैं कि इस डेट्स को इतनी इतनी पेमेंट्स हुई थी। ये आगे हमने अटैचमेंट भी लगाई हुई है। ये अटैचमेंट का रीज़न ये है कि इसको हम ओपन करके देख सकते हैं। ये हमने क्लाइंट से जो है मतलब ऑब्टेन करनी होती है ट्रेसिंग के लिए कि अभी इन्होंने ये अगर 6000 की अमाउंट लिखी है तो इसका हम डेटा मांग लेते हैं, ये एविडेंसेस मांग लेते हैं, ऑडिट एविडेंस जो कहते हैं जिसको, वो जो है हम ले लेते हैं। अब इसमें हमारे पास रिसीट और इनवॉइसेस हो सकती हैं, जो भी क्लाइंट ने जो है ऑडिट क्लाइंट ने जिसके भी अगेंस्ट पेमेंट किए हैं तो उसके सारी एविडेंसेस हमारे पास इसमें होगी। तो ये हम इधर अटैच कर लेते हैं। जब ऑडिट मैनेजर रिव्यू करेगा तो वो उसको यहाँ पर ही हमारे ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे, तो वो जो है वहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि हमने ट्रेसिंग की है। आगे हम टिक टिक भी लगाएं कि ट्रेसिंग सारों की हुई है। एक जो है ऑडिट एविडेंस भी लगा लेते हैं कि हाँ हमने ये ऑडिट एविडेंस जो है हमने यहाँ से भी वेरीफाई किया था। ठीक है, और डिटेल ऑडिट प्रोसीजर्स ये हमारे पास सारी आ गई। पेमेंट्स की डिटेल ये टोटल आ गया। फिर टोटल का जो है हमने ये किया है कि हमारे पास 28 फरवरी को जो अमाउंट आ रही थी एज़ पर कैश काउंट, उससे हमने जो है पेमेंट्स जो हैं वो लेस कर लिया, और रिसीट्स हमने उसमें ऐड कर लिए हैं। ठीक है, सॉरी, रिसीट्स हमने उसमें से लेस कर लिए और पेमेंट जो है हमने ऐड कर लिए हैं। तो ये हम क्योंकि 31 दिसंबर के बैलेंस तक पहुंचने के लिए हमें अगर पेमेंट क्लाइंट ने की है तो हम उसको वापस ऐड कर लेंगे। 8 फरवरी पर जो अमाउंट आ रही थी हमारे पास उसमें ऐड कर लेंगे, और जो रिसीट्स होंगी तो उसको लेस कर लेंगे, तो हम जो है 31 दिसंबर के बैलेंस तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ 31 दिसंबर को बैलेंस इनका 6980 ही था, और यही अमाउंट जो है वो हम मैच कर लेंगे ये इसके साथ जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो पेटी कैश अमाउंट जो आ रही है हमारे पास उसके साथ मैच कर लेंगे कि हाँ अमाउंट जो है वेरीफाई यहाँ से हो सकती है कि मैच अगर कर रहा है तो वो रोल बैक प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद तो फिर वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ अमाउंट ठीक है। लेकिन अगर इस अमाउंट में डिफरेंस आता है इन दोनों अमाउंट्स में तो उस केस में जो है ये पेमेंट्स या रिसीट्स में क्लाइंट ने कोई गलती कर दी होगी या कोई और रीज़न्स होगी जिसकी वजह से अमाउंट ये दोनों मैच नहीं हो रही होगी, तो उस केस में वेरीफाई ये नहीं हो पाएगा। तो उस केस में फिर मैनेजमेंट से रीज़न्स ले सकते हैं, जस्टिफिकेशन, वो आगे जो है उसके और डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। इसके नीचे जैसे ये लाइन लिखी हुई है डिसबर्समेंट लिमिट अगेंस्ट सिंगल इनवॉइस इज 5000। जैसे इस पर्टिकुलर क्लाइंट की, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक रियल क्लाइंट ही है जिसको मैंने एबीसी का नाम दिया हुआ है। नाम जो है वो ऑब्वियसली मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो जो है ये इस क्लाइंट की पॉलिसी थी कि 5000 की से अगर अमाउंट ज़्यादा पेटी कैश से नहीं दे सकते, 5000 तक ही लिमिट है पेटी कैश की, कि उससे ज़्यादा जो है वो एक दिन में एक इनवॉइस के अगेंस्ट ये पे नहीं कर सकते।
अब इसमें पेमेंट्स में हमारे पास जैसे हम देख सकते हैं कि ये 9,000 की अमाउंट है, एक 6,000 की अमाउंट इधर एक आ रही थी। तो इसके लिए जो है ये अगेंस्ट कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो इसीलिए हम इसको जो है अपने पास लिख लेते हैं, क्योंकि कंपनी जो है अपनी पॉलिसी को कंप्लाई नहीं कर रही। तो ये पॉइंट हम बाद में रेस कर सकते हैं, और जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी एमएल में जो सा मैनेजमेंट लेटर एक होता है जो मैनेजमेंट को स्पेसिफिकली दिया जाता है, या बोर्ड लेटर जो हम प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग आवर ऑडिट पीरियड, तो उसमें हम ये पॉइंट्स जो हैं मेंशन कर सकते हैं कि आपकी कंपनी की पॉलिसी जो है वो ये है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो कंप्लाई नहीं कर रही, तो इसीलिए हमने ये जो है वो पॉइंट आउट किया हुआ है। तो उनको जो है एक्नॉलेज करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। तो ये वो पॉइंट हमने, इस तरह के कोई भी पॉइंट हो जो नॉन कंप्लायंस हो, जो पॉलिसीज़ के नॉन कंप्लायंस हो, लॉ के नॉन कंप्लायंस हो, तो उसको हम साइड पे मेंशन कर सकते हैं, और वो बाद में पार्ट बनते हैं हमारे मैनेजमेंट लेटर या बोर्ड लेटर के, ठीक है। नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, पेटी कैश को तो हमने वेरीफाई कर लिया यहाँ से, वो कम्प्लीटली वेरीफाई हो गया। जो ईयर एंड पे अगर कैश काउंट किया है तो उसके साथ मैच कर लेते हैं। अगर कैश काउंट नहीं हुआ ऑडिट ग्लैंड का, तो उसको फिर हम रोल बैक प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, और उसमें अमाउंट अगर सेम आ जाए तो वो वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रेडिट विद बैंक। क्रेडिट विद बैंक में को जो है वो कैसे वेरीफाई करना है, तो इसके भी जैसे आप देख सकते हैं लिंक लगाया हुआ है मैंने। लिंक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट शीट्स होती हैं, ये आप जैसे नीचे देख सकते हैं डिफरेंट शीट्स है, तो इससे हमारे लिंक से ये हमें बेनिफिट होती है कि वो डायरेक्टली हम लिंक पे चले जाते हैं। अब लिंक यहाँ से लगाया था, ये टोटल अमाउंट आप देख सकते हैं, ये इसमें हमारे पास बता रहा है कि इसको बेसिकली बैंक कंट्रोल शीट कहते हैं। बैंक कंट्रोल शीट का भी एज ऑलवेज स्टार्ट में वैसे ही इंटरफेस होगा, और बाकी नीचे हम पर्पस लिख सकते हैं कि ये इस शीट का पर्पस क्या है। वेरीफाई दैट बैंक बैलेंसेस हैव बीन रिकॉर्डेड कम्प्लीटली एंड एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। पर्पस लिख लेते हैं कि इस शीट का पर्पस क्या है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे पास प्रोसीजर्स आ जाते हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर हमने अप्लाई करने हैं इस जो है बैंक कैशेड बैंक पर को वेरीफाई करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर अप्लाई करने किए हैं। और नीचे हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हमने फिर कंक्लूजन क्या कंक्लूड किया है इस वर्किंग से, वेदर जो है कैशेड बैंक वो फेयर एंड ट्रू व्यू दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या नहीं, उसमें मटेरियल में स्टेटमेंट्स हैं, तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कैशेड बैंक बैलेंसेस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट, इसमें कोई मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं थी, ठीक है। ये हमारे पास इसमें बैंक्स की डिटेल आ जाती है कि कंपनी ने जो है वो डिफरेंट बैंक्स में अकाउंट ओपन किए होते हैं, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं उनके नेम, उनके ब्रांच, हमारे पास एड्रेस आ जाता है, अकाउंट टाइप करंट है या सेविंग है, तो इसमें हमारे पास एक करंट है। हमारी कंपनी ऑडिट क्लाइंट का जो है उसने एक करंट अकाउंट ओपन किया हुआ है बैंक में, एक उसने सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है, और आगे अकाउंट नंबर आ जाते हैं। और ये हम लिस्ट जो है लिस्ट ऑफ बैंक्स और उसके एड्रेसेस वो हम स्टार्ट में ही क्लाइंट से ले लेते हैं, ठीक है, उसका सारा डेटा। तो ये हम वहाँ से इनपुट कर लेते हैं। इसमें एज पर लेजर हमारे पास आ जाती हैं कि एज पर लेजर मीन्स के जो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक लेजर के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनता है, और उसके बाद ही फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं।
तो एज़ पर लेजर जो है वो ऑब्वियसली फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करेगा। तो ये एज़ पर लेजर हमारे पास आ जाते हैं। ये हम लेजर से पिक करते हैं इस अमाउंट्स को कि जो हैं इस ABC बैंक में कितने हैं, और इसको हमने हम दे देते हैं XYZ का कि इस बैंक्स में फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट बैंक्स हैं, तो ABC में हमारे पास कितनी अमाउंट है और XYZ में हमारे पास कितनी अमाउंट है। तो ये लेजर में आप देख सकते हैं कि वो पिक वहाँ से कर लेंगे लेजर से। आगे फिर हम बैंक स्टेटमेंट जो है ऑब्टेन करेंगे क्लाइंट से कि जो हैं दोनों बैंक्स की बैंक स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड कर लें। वहाँ से हम वहाँ पर जो है डेट्स डिटेल्स सारी जो है वो आ रही होती है बैंक स्टेटमेंट्स में। और जैसे आपको पता है बैंक स्टेटमेंट जो है बैंक ख़ुद प्रिपेयर करता है, तो उस पर हम रिलाई कर सकते हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। तो बैंक स्टेटमेंट के साथ हम इसको मैच कर लेते हैं। अब जैसे एज़ पर बैंक स्टेटमेंट और एज़ पर लेजर ये मैच नहीं हो रहा है, तो इसके रीज़न्स हो सकते हैं जैसे आपने पढ़ा भी होगा अपने अकाउंटिंग के बेसिक नॉलेज में जो है वो स्टार्ट में पढ़ा होगा कि बैंक रिकन्सिलिएशंस बनती हैं ड्यू टू अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्लियर ट्रांजिट्स। तो उसकी वजह से जो है ये हमारी एज़ पर लेजर फॉर एग्जांपल मैं आज जो है एक चेक जो है वो अपने नाम पे जो है इशू करता हूँ। अब मैंने जो है मेरी तरफ से चेक जो है वो चला गया कस्टमर को, लेकिन बैंक में जो है जब तक वो कस्टमर जो है वो क्लेम ना कर ले, वहाँ से उस चेक को कैश में कन्वर्ट ना कर ले, तो तब तक बैंक में जो है वो चेक वाली अमाउंट वो मेरे ही अकाउंट में रहेगी। तो उस केस में मेरे जो लेजर होगा और बैंक स्टेटमेंट जो होगी तो वो मैच नहीं करेगी। तो ये सेम वही केस है। इसके लिए फिर हम बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते हैं। जैसे अगली शीट हमारे पास बैंक रिकॉन्स की ही है, उसमें हमने इसमें बैंक रिकन्सिलिएशन की होती है कि ये क्यों मैच नहीं कर रहा और इस क्या क्या रीज़न्स हैं, और उस रीज़न्स को भी फिर फर्दर वेरीफाई किया होगा। तो उस पे आगे चलते हैं इसको डिस्कस करने के बाद। ठीक है, डिफरेंस हमारे पास आ गया। ये वाली सेविंग वाली जो अमाउंट है, सेविंग वाले जो बैंक अकाउंट है हमारा, वो उसकी अमाउंट सेम है। अमाउंट इस सेविंग में रीज़न्स ये है कि सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं, तो ऑब्वियसली उसमें हमने कोई चेक इस तरह लास्ट जो है क्लोजिंग डेट पर हमने कोई चेक इशू नहीं किया होगा या कैश इन ट्रांजिट कोई नहीं होगा। तो उस रीज़न से सेविंग अकाउंट आपको पता है ओपन जो है प्रॉफिट के लिए करते हैं, इंटरेस्ट के लिए करते हैं, इंटरेस्ट इनकम के लिए कि हम उसे इंटरेस्ट रिसीव करें, इंटरेस्ट इनकम आए। तो उस केस में जो है सेविंग अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो इसीलिए इसका अमाउंट मैच कर रही है और करंट अकाउंट की मैच नहीं कर रही। तो उसके आगे हम फिर बैंक रिकन्सिलिएशन में डिटेल वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं कंफर्मेशन। अब हर ऑडिट फर्म में कंफर्मेशन जो है वो बैंक को कंफर्मेशन जाती हैं ऑडिट फर्म की तरफ से। वो एक्सटेंडेड जो है उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर ऑडिट फर्म्स के, और वो हर ऑडिट क्लाइंट के लिए हम स्टार्ट में ही वो बैंक को भेज देते हैं। कंपनी का जिस बैंक में अकाउंट होता है और उस बैंक में हम कंफर्मेशन भेज देते हैं कि भाई आप कंफर्म करें कि इस कंपनी के इस डेट पर इतनी ही अमाउंट जो है बैंक में पड़े थे या नहीं। तो वो बैंक जैसे हमारे पास थर्ड पार्टी है, तो वो अगर कंफर्म करती है कि हाँ ऑडिट क्लाइंट के जो है वो बैंक में इतनी अमाउंट पड़ी थी इस डेट पर, तो आगे फिर फर्दर प्रोसीजर अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो आपको कंफर्मेशन दे रही हैं, तो उस पर हम फिर रिलाई कर सकते हैं। तो कंफर्मेशन एज़ पर कंफर्मेशन भी जो है अमाउंट मैच नहीं कर रही, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट और कंफर्मेशन एज़ पर कंफर्मेशन तो वो एक जैसी ही होगी
अगर बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं करा तो कंफर्मेशन भी मैच नहीं करेगा। तो लेकिन जाती ही कंफर्मेशन सारे ऑडिट क्लाइंट्स को ही हैं। इसी तरह जो है ये सेविंग अकाउंट के लिए भी हमने कंफर्मेशन भेजी है और उसकी अमाउंट मैच कर रही है, क्योंकि एज़ पर बैंक स्टेटमेंट भी अमाउंट इतनी ही है। ये एज़ पर बैंक स्टेटमेंट और एज़ पर कंफर्मेशन जो है मैच ही करती है, क्योंकि बैंक ही प्रिपेयर करता है दोनों को। एस बैंक स्टेटमेंट भी बैंक ही प्रिपेयर करता है और कंफर्मेशन पे भी हमें वो अपने रिकॉर्ड्स में देख के अमाउंट कंफर्म करके देता है। तो अगर ये दोनों मैच नहीं करती तो इसमें जो है ऑब्वियसली ये बैंक का ही कोई फॉल्ट होगा, उनसे कोई गलती हुई होगी। ठीक है, आगे हम सपोर्टिंग के लिए लगा लेते हैं बैंक स्टेटमेंट के, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। और ये सपोर्टिंग जो है इसको कैसे लगा सकते हैं, कंट्रोल के आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस के, तो इस तरह के आप जो है ब्राउज़ करके कोई भी फाइल हो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो वो आप फिर इजीली भी ओपन भी कर सकते हैं एक्सेल में। तो ऑडिट रिव्यू के लिए स्पेसिफिकली हमने ये सपोर्टिंग लगाए हुए हैं कि क्योंकि जब मैनेजर रिव्यू करेगा, ऑडिट मैनेजर जब रिव्यू करेगा तो उसमें फिर अगर वो पूछे कि मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, तो इसीलिए अब उसके लिए हम यहाँ से इजीली ओपन कर सकते हैं। अगर वो पूछे कि बैंक रिकन्सिलिएशन दिखा दो, जो बैंक रिकन्सिलिएशन क्लाइंट ही हमें प्रोवाइड करता है। ऑडिट क्लाइंट, हर ऑडिट क्लाइंट की जो है पॉलिसी होती है कि वो मंथली बैंक रिकन्सिलिएशन प्रिपेयर करते हैं। ये फॉर इंटरनल कंट्रोल पर्पस के लिए होता है। और अगर कोई क्लाइंट ये मंथली बेसिस पे प्रिपेयर नहीं करता तो उसको भी हम मैनेजमेंट लेटर या बोर्ड लेटर में डिस्क्लोज कर सकते हैं और उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि ये मंथली बेसिस पे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलिएशन जो क्लाइंट ने प्रोवाइड की है तो वो हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। और इसी तरह बैंक कंफर्मेशन जो हमारे पास आई है सॉफ्ट फॉर्म में, उसको हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये, जैसे हमने देख लिया नीचे वाली अमाउंट तो बैंक स्टेटमेंट के साथ हमने मैच कर ली, कंफर्मेशन के साथ मैच कर ली, वो तो वेरीफाई हो गई। अब जो ऊपर करंट अकाउंट वाली अमाउंट है, अब वो मैच नहीं करी तो उसके लिए बैंक रिकन्सिलिएशन हमें देखनी पड़ेगी। और बैंक रिकन्सिलिएशन में जो रिकन्सिलिएशन आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ये कैश इन ट्रांजिट है या एरर है, तो उसको फिर हमें फर्दर उस पर प्रोसीजर्स अप्लाई करने होंगे। तो आगे उसको जो है ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई बैंक रिकन्सिलिएशन। बैंक रिकन्सिलिएशन की शीट एज ऑब्वियस वो स्टार्ट में अपने क्लाइंट नेम सब कुछ तो लिखना है यहाँ, और उसके बाद पर्पस में हम लिख लेते हैं कि ये इसमें हम बैंक रिकन्सिलिएशन में जो रिकन्सिलिएशन आइटम्स हैं उनको वेरीफाई करना चाह रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं कि कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म किए हैं ये रिकन्सिलिएशन आइटम को वेरीफाई करने के लिए। और कंक्लूजन लिख सकते हैं कि कंक्लूजन हमने कंक्लूड किया है इस स्पेसिफिक शीट में। ठीक है, नीचे हमारे पास है इशुएंस डेट। अब ये है जो है वो हमारे पास है अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है कंपनी ने इशू किए हैं जो बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हुए। लास्ट में हम देख सकते हैं ये इस पर बैंक स्टेटमेंट, इस पर लेजर जो है हमारे पास अमाउंट कम है, मतलब कंपनी के पास अमाउंट कम आ रही है क्लाइंट के पास और बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादा है। तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि कंपनी ने जो है चेक इशू किए हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुए। तो इसमें वो जो जितने टोटल 6 जो हैं वो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, मतलब 6 चेक्स जो हैं वो ऑडिट क्लाइंट ने इशू किए हैं लेकिन अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुए। तो उसकी हम सब्सीक्वेंट जो है वो कर सकते हैं बैंक ट्रेसिंग। सब्सीक्वेंट बैंक ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं कि अभी 31 दिसंबर का बैलेंस हम वेरीफाई कर रहे हैं और चेक जो हैं वो इशू किए होंगे तो वो 28, 29 इस तरह की डेट को, जैसे आप देख सकते हैं 38 दिसंबर को ये
5 चेक्स इशू हुए हैं। एक 15 दिसंबर को चेक इशू हुआ है। तो अब सब्सीक्वेंटली कैसे देख सकते हैं कि सब्सीक्वेंट बैंक स्टेटमेंट हम उनसे ले लेते हैं, क्योंकि ऑडिट जो है वो तो 2-3 मंथ्स आफ्टर दी पीरियड एंड होता है। तो हम जो ऑडिट अभी कर रहे होंगे तो ये हमारे पास डेट होगी फॉर एग्जांपल मार्च की। मार्च में हमारे पास जनवरी की बैंक स्टेटमेंट तो होगी, ले सकते हैं। तो उनसे क्लाइंट से हम जनवरी फरवरी जो है उसकी बैंक स्टेटमेंट ऑब्टेन कर लेते हैं। उस बैंक स्टेटमेंट में ये चेक्स जो हैं हमारे पास क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ पर्टिकुलर्स में हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि भाई चेक जो है वो किस रीज़न्स के लिए जो है वो इशू किया गया था। पार्टी नेम लिख लेते हैं कि किस पार्टी को इशू हुआ था। उनसे हम कंफर्म भी कर सकते हैं कि भाई आपको इतना जो है इस डेट पे इतनी अमाउंट रिसीव हुई है थ्रू चेक या नहीं। इंस्ट्रूमेंट नंबर पे हमारे पास चेक नंबर आ जाता है। चेक नंबर हमें बैंक स्टेटमेंट में अगर हम ट्रेस करते हैं तो उसमें फाइंड करने के लिए उसको चेक नंबर जो है उसमें लिखा होता है। तो उन दोनों को मैच करके हम या चेक नंबर वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये चेक रियल में इशू हुए थे, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में आ रही होगी हमारे पास अमाउंट। ठीक है ना। आगे हम क्लियरेंस डेट लिख लेते हैं कि जैसे ये चेक हमारे पास 3 जनवरी को क्लियर हुआ था। हाँ ये चेक हमारे पास 3 जनवरी को क्लियर 2023। अब जैसे आप देख सकते हैं ये जो डेट्स हैं ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीरियड में फॉल नहीं करती, लेकिन इन डेट्स को हम इसीलिए ट्रेसिंग करते हैं बैंक स्टेटमेंट की कि भाई हमारा जो बैलेंस है 31 दिसंबर पे उसको वेरीफाई कर रहे हैं हम सब्सिक्वेंटली ये बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है। तो ये सब्सिक्वेंट में 5-4-9 जनवरी मतलब अगले 10 दिनों में जो हैं क्लियर हो जाते हैं। मैक्सिमम मंथ लग जाता है। और इसमें एक और चीज़ जो है नोट करने वाली ये है कि जो है अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं वो जितने भी होते हैं, कोई भी चेक आप इशू करते हैं वो वैलिड होता है 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। जिसको फिर आपने चेक दिया होता है, इशू किया होता है, अगर वो 6 मंथ्स के बाद उस चेक को कैश में कन्वर्ट कराना चाहे तो वो बैंक नहीं करता। 6 मंथ का टाइम होता है। तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई भी चेक कोई इशू हुए 6 मंथ्स हो गए हैं तो वो हमारे पास फिर अनक्लियर्ड में आ जाते हैं और वो हम फिर उसको अनप्रेजेंटेड चेक कंसिडर नहीं करते। उस अमाउंट को फिर हमने वापस लेजर में इंक्लूड करनी होती है। ठीक है। तो ये जैसे इसमें 6 मंथ्स का तो कोई चेक जो है वो टाइम जो है उस पर नहीं लगा 6 मंथ्स का, बल्कि 10 दिनों के अंदर ही सारे क्लियर हो गए। सिर्फ इसके अलावा इसका भी मैक्सिमम जो है ये 1 मंथ 2 मंथ्स ही हुए, तो इसको भी 6 मंथ्स हुए नहीं है तो इसको अनक्लियर लिख सकते हैं। ये आगे तीसरे चौथे महीने में हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो इसके भी जो है बैंक ट्रेसिंग जो है उसका क्रॉस किया हुआ है कि इसको क्लियर नहीं हुआ तो इसकी ट्रेसिंग नहीं हो सकी। आगे जो है बाकी जो है वो क्लियर हो गए हैं, तो उसके आगे हम टिक टिक लगाए हुए हैं कि इसकी ट्रेसिंग कर ली है। आगे सपोर्टिंग में हम बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, सब अटैच कर सकते हैं फॉर एविडेंस पर्पस। और ये हमारे पास कंप्लीट हो जाती है इस तरह। ये बैंक कैशड बैंक को हम वेरीफाई कर सकते हैं, कंप्लीट कैश एंड बैंक को। ठीक है। तो पेटी कैश भी इस तरह हो गया और कैशड बैंक भी हो गया। डिफरेंट हेड्स पे जो है ऑडिट जैसे होता है वो भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आप अगर कमेंट करें कि भाई आपको कौन से स्पेसिफिक हेड पर चाहिए, वर्किंग कैसे होती है ऑडिट फॉर्म्स में, तो उस पर एक और वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। और स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।